है होम्योस्टेसिस। मैम होम्योस्टेसिस जो वैसे इतना डिटेल स्टडी करना है क्या इस पर? डिटेल स्टडी इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि अभी हमें डीप में इसे जानना है। ये थोड़ा सा डीप में जानना है, इसलिए थोड़ा डिटेल स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि होम्योस्टेसिस जो है वो एकदम इम्पोर्टेंट थिंग है हमारे लिए। क्योंकि हमारे बॉडी में जो कुछ भी होता रहता है, ये इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, मौसम चेंज होते रहते हैं। तो मौसम चेंज होते हैं, हम खाना पीना हमारा चेंज होता रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि हमारे बॉडी में बहुत सारे डिफरेंसेस अप डाउन्स होते रहते हैं। तो ये अप डाउन्स जो होते हैं वो इंटरनली क्या होता है ना कि होम्योस्टेसिस होता रहता है। तो ये होम्योस्टेसिस मीन्स क्या है कि बाहर का इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट को इक्विलिब्रियम में रखना, यही होम्योस्टेसिस है। तो ये जानना जरूरी है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा डीप में ले रहे हैं इसको। तो ये फिगर ध्यान में मेरे रखो। से हाथ से पॉटी धोने के लिए हाथ से जाते अ, ममता जी आप थोड़ा माइक आपका बंद रखो। अ, हम्म, आपको शायद करेंगे होम्योस्टेसिस के बारे में, जो कि हमारे एचएमपी का आपको फोर्थ लेक्चर आवाज आ होने रही वाला है है। क्या? और आज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग को आपको आवाज आ आ रही रही। है? यस मैम आ रही आवाज आ है। रही है? हाँ। आ रही है। कोई बोल रहा है बीच में ही। वीडियो चलाए मैम। हाँ। 9% चांस है कि एग्जाम में देखने को मिलेगा। मतलब आप श्योरली गारंटी ले सकते हो कि यहाँ से आप लोग को इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है। और टॉपिक थोड़ा नया है तो हम लोग इसको बहुत ही आराम से समझते हुए चलेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बात करें अगर हम लोग होम्योस्टेसिस की, तो अगर इसको हम लोग समझना चाहें तो देखो ये यहाँ पे दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है हमारा होम्यो और दूसरा है हमारा स्टेसिस। तो देखो यहाँ पे होम्यो वर्ड है, इसका मतलब बना देता है, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे सेम स्टेट में बरकरार रहता है। अब देखो यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आप लोग को चीजें और ज्यादा क्लियर हो। देखो एक होता है हमारा यहाँ पे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और दूसरा होता है हमारा यहाँ पे इंटरनल इन्वायरमेंट। तो अगर इसको नाम से ही हम लोग समझना चाहें तो इंटरनल का मतलब क्या होता है, अंदर का, और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाहर का। तो देखो इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर। मैम आवाज आपको आवाज आ रहा है ना? आवाज नहीं, आ बंद रहा हो था, गया आवाज। बंद हो गया, बंद? पहले आ तो हमारे अभी इंटरनल आ रहा है? इन्वायरमेंट जैसे होता है। अब इसको आप लोग क्या हाँ, समझ सकते हैं कि वीडियो आ का जैसे आवाज आ रहा है क्या? होता है, तो अक्सर लोगों को यहाँ पे बुखार हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा आ क्यों रहा है होता मैम। है, हाँ। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, उसकी वजह से हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट यानी हमारी बॉडी की जो अंदर की कंडीशन है वो यहाँ पे इफेक्ट होती है, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस क्या होता है, सिंपली ये एक मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर की जो कंडीशन होती है वो यहाँ पे कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन रहती है। लेकिन बाहर अगर कोई चेंजेस हो रहा है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब देखो इसको अगर आप लोग समझना चाहो तो आप लोगों ने कभी सोचा है गर्मी के मौसम में हमें इतना ज्यादा पसीना क्यों आता है, वहीं अगर बात करें ठंडी की, तो ठंडी में तो यार हमें कभी भी पसीना नहीं आता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है कि गर्मियों के मौसम में जो हमारा बाहर का इन्वायरमेंट होता है, बाहर का जो हमारा एटमोसफेयर होता है, वातावरण होता है, तो आप लोग को पता है कि यार गर्मियों में कभी कभी टेम्परेचर यहाँ पे 40 डिग्री 45 डिग्री तक चला जाता है, क्योंकि हमारी मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, बहुत हाँ, वॉइस क्लियर नहीं है इसमें। बहुत इको हो रहा है। हाँ इको भी है वॉइस। इसकी, या तो आप स्पीड कम करेंगे तो स्पीड कम करने से हो सकता है आवाज अच्छा समझ में अच्छा। आएगी, स्पीड थोड़ी ज्यादा लग रही है। अच्छा अच्छा।
नॉर्मल ही है स्पीड। ओके, ठीक है। मैं नॉर्मल है, इसको आपको माइनस में जाना पड़ेगा, 0.75 पे ले जाइए इसको, 0.75। बस सुनिए, हमारा 35 से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे सर 40-45 तक हो। हाँ, नहीं तो मैम, मैं ये हो गया हमारा मिस्टर। बता देती हूँ। तो ये इंटरनल इन्वायरमेंट और अच्छे एक्सटर्नल से इन्वायरमेंट। समझ में अब आया। मेरी आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है ना? जी हाँ, आपकी आ रही है। हाँ। तो जी ये जी, आ रही ऐसे है मैम। हाँ। तो हाँ, होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट पूरा, ये पूरा सिस्टम जो है हमारा, ये पूरा सिस्टम और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कभी कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो कभी कभी इससे कम हो जाता है 37। और हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हमें मेंटेन करके रखना होता है बॉडी को 37 डिग्री सेल्सियस। अब इतना 45, 48, 50 तक वो चला जाता है आजकल तो टेम्परेचर। तो इसे मेंटेन करना होता है बॉडी को। कहाँ तक? यहाँ पे 37 तक उसे मेंटेन करना होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि इससे नीचे चला जाता है। ठंडी के मौसम में क्या होता है कि 37 से नीचे जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर डाउन होता है। तो उसका इसका इफेक्ट जो है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का इफेक्ट हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट पे होता है। तो ये टेम्परेचर बॉडी क्या करती है, बॉडी को क्या करना है, 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखना है। तो जो प्रोसेस हमारे, तो इसमें क्या होता है कि स्टिम्युलेशंस होते हैं। फिर हमारी जो स्किन है, हमारी स्किन क्या करती है कि स्किन को पता चल जाता है कि टेम्परेचर इतना बड़ा है। तो यहाँ क्या होगा कि स्किन से अंदर जाएगा, स्टिम्युलेशन अंदर जाएगा, फिर वो जाएगा ब्रेन तक। फिर ब्रेन उसे प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करके फिर वहां पे अभी जो पहले वाली जो फिगर देखी थी ना, उसमें तो फिर इस तरह से पसीना आएगा हमारे शरीर को। पसीना आने के बाद क्या होता है कि हमारा शरीर टेम्परेचर जो होता है बॉडी का, वो कूल हो जाता है। मतलब ये 40 तक नहीं जाएगा, वो कूल होगा, और पसीना आने की वजह से इंटरनल इन्वायरमेंट हमारा कम हो जाएगा और मेंटेन हो जाएगा। तो उसी तरह से क्या होता है कि हमारा पीएच पीएच लेवल बिगड़ जाता है। तो वो पीएच भी मेंटेन करना होता है बॉडी को। तो वो भी होम्योस्टेसिस प्रोसेस ही है। हाँ। तो रेगुलेशन, अभी ये तो हो गया। तो बॉडी क्या करती है, ये बैलेंसिंग करती है। तो ये होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन है। होम्योस्टेसिस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी टू मेंटेन constant internal environment by maintaining and balancing a pH। बॉडी को क्या करना होता है, पीएच मेंटेन करना है, टेम्परेचर मेंटेन करना है, एसिड बेस लेवल मेंटेन करनी है। द रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द होम्योस्टेसिस इज गवर्न बाय फीडबैक सिस्टम्स। अब हमारे इसमें दो सिस्टम्स है फीडबैक के, एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और एक निगेटिव फीडबैक सिस्टम, जो हमने पढ़ा है। तो ये हमारा जो मानव अपना जो बीएचबी का बुक, इसमें देखो 88 पेज पे कंट्रोल मैकेनिज्म्स दिए हुए हैं। नहीं, हार्मोन्स के पिछले साल हमने पॉजिटिव फीडबैक, निगेटिव फीडबैक पढ़ा है, वो पूरा साइकिल दिया हुआ है। पेज नंबर 88 है। पेज एंडोक्राइन सिस्टम, चैप्टर नंबर 9 निकालो। चैप्टर नंबर 9 एंडोक्राइन सिस्टम, बुक लेके बैठे हो ना, मानव शरीर विज्ञान। हाँ, अ, 92 मराठी में। हाँ, यस मैम, निकाल रखी बुक। 92। हाँ। तो यहाँ पे देखो ये फिगर दी हुई है, कंट्रोल मैकेनिज्म्स फॉर हार्मोनल सिक्रीशंस। तो ये हार्मोनल सिक्रीशन, द सिक्रीशन ऑफ ऑल द एंडोक्राइन इन ह्यूमन बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय फीडबैक मैकेनिज्म्स। तो इसमें देखो
निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है और नीचे दिया हुआ है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। हाँ, ये निगेटिव फीडबैक है। तो ये निगेटिव फीडबैक में क्या होता है ना कि जब, हाँ, when there are some changes takes place in the internal environment of the body, then body's feedback system works to take it back into the normal equilibrium. जब चेंजेस होते हैं तो हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में लाने के लिए फीडबैक सिस्टम करती है। ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स है इसके। इसके रिसेप्टर है, कंट्रोल सेंटर है और इफेक्टर है। रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। तो ये हाँ, ये दिखाई दे रहा है क्या? कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर, रिसेप्टर। हाँ, यस मैम, दिखाई दे रही है। हाँ, तो ये फीडबैक मैकेनिज्म में कंपोनेंट्स क्या होते हैं अपने होम्योस्टेसिस में? ये रिसेप्टर होता है, ये कंट्रोल सेंटर होता है, इफेक्टर होता है और इस तरह से होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है। अभी ये जो सीसॉ यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये इक्विलिब्रियम में है। होम्योस्टेसिस मतलब इक्विलिब्रियम। जब ये नीचे ऊपर हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है स्टिमुलस। अब ये इम्बैलेंस हो गया है, इसका मतलब क्या है कि इम्बैलेंस हो गया, इसको करेक्ट करना है। तो इम्बैलेंस स्टिमुलस हमारे बॉडी को मिलेगा। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर बढ़ गया है। तो हमें टेम्परेचर क्या करना है? कम करना है, नीचे लाना है। ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर है, तो बॉडी को टेम्परेचर कम करना है। तो क्या करेगी बॉडी फिर? इसको मिलेगा, स्किन को स्टिमुलेशन मिलेगा। फिर ये चेंज डिटेक्ट हो गया हमारे बॉडी में कि बाहर टेम्परेचर बढ़ा है भाई बहुत सारा। तो ये चेंज डिटेक्ट हो गया, तो ये रिसेप्टर ने रिसीव किया। फिर ये इनपुट जाएगा, ये इनपुट हो, अभी ये इनपुट क्या करेगा? रिसेप्टर इनपुट ब्रेन को देगा। कंट्रोल सेंटर को कहाँ पे है? हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन मतलब कंट्रोल सेंटर है। तो ये एफरेंट, हमने अभी एफरेंट और इफरेंट भी पढ़े हैं। स्टिमुलेशंस नर्व फाइबर्स, एफरेंट नर्व फाइबर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमने ये जाना है। तो एफरेंट पाथवे से क्या होता है कि ये स्टिमुलेशंस ब्रेन को मिलते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है। फिर प्रोसेस ब्रेन में प्रोसेसिंग होने के बाद ब्रेन क्या करता है? हमें ऑर्डर, वो ऑर्डर देता है। कहाँ पे ऑर्डर देता है? इफेक्टर ऑर्गन को ऑर्डर देता है। फिर ये आउटपुट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? रिसेप्टर ने इनपुट दिया, ब्रेन ने उसे प्रोसेस किया, फिर आउटपुट मिल गया। ये इफरेंट जो फाइबर्स है, ये नर्व फाइबर्स, ये क्या करते हैं फिर? डिफरेंट नर्व फाइबर्स आगे जाके इफेक्टर को मैसेज देते हैं। फिर वो नर्व फाइबर्स उस इफेक्टर ऑर्गन फिर जो भी एक्शन लेना है वो एक्शन लेते हैं। रिस्पॉन्स, फिर रिस्पॉन्स टू चेंज। तो फिर वो चेंज हमारे बॉडी में होता है और होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है। तो इस तरह से ये इम्बैलेंस जो था वो करेक्ट हो गया। ये करेक्टेड, जो इम्बैलेंस हो गया था वो अभी करेक्ट हो गया और होम्योस्टेसिस मेंटेन हो गया। इसी तरह से जैसे कि अभी ये टेम्परेचर का एक एग्जांपल दिया है, उसी तरह से पीएच मेंटेन करना, ब्लड में जो
शुगर लेवल जो बढ़ती है, शुगर लेवल को मेंटेन करना, ये सब इसी तरह से होता है पूरा। तो ये होम्योस्टेसिस। अभी आगे देखते हैं फिर से। हाँ, तो ये इसके कंपोनेंट्स क्या है? बेसिक 3 कंपोनेंट्स है फीडबैक मैकेनिज्म के। फीडबैक में सिस्टम जो है, जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और निगेटिव फीडबैक सिस्टम। अभी हमने जो देखा वो निगेटिव फीडबैक सिस्टम, जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर ब्रेन को जाएगा तो ये निगेटिव फीडबैक सिस्टम कहते हैं उसको। और पॉजिटिव जहाँ पे वो उसको आदेश मिलेगा तो वो पॉजिटिव होता है। रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। तो इस तरह से ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। फिर इसके बाद में हाँ, ये वही टेम्परेचर का कंट्रोल किस तरह से होता है, प्रॉब्लम। और रिसेप्टर यहाँ पे क्या करेगा, जो भी हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है, यानी बॉडी के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हुए हैं उसको यहाँ पे ठीक करने का काम करेगा। तो बहुत ही सिंपल है, आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। तो अब अगर बात करें तो जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर बेसिकली 2 टाइप के फीडबैक सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। पहला होता है हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, दूसरा होता है हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। देखो इन दोनों को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि इन दोनों पे लगभग हर बार एग्जाम में जो है 5 या 7 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा होम्योस्टेसिस आपसे 10 नंबर में पूछ दिया जाता है। मतलब इतना जानो कि यहाँ से आपको क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा, चाहे 2 नंबर में हो, चाहे 7 नंबर में हो, चाहे 10 नंबर में हो। तो थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में, तो जैसा यहाँ पे इसका नाम ही है नेगेटिव, तो यहाँ पे इसका काम क्या होता है कि मान लो हमारी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं, ठीक है, तो इसका रिवर्स कैसे कम करने का काम करता है। मैम आवाज बहुत गूंज रही है, सुनाई नहीं हाँ दे हाँ, रहा। आवाज नहीं आ रही है ना? हाँ, निगेटिव फीडबैक सिस्टम में क्या है? और निगेटिव फीडबैक सिस्टम रिस्पॉन्सेस टू रिवर्स और डिक्रीज चेंजेस इन द इंटरनल इन्वायरमेंट। अभी ये निगेटिव फीडबैक सिस्टम में क्या होता है ना कि एक तो हमें डिक्रीज करना है। डिक्रीज करना है, टेम्परेचर बाहर का 45 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें क्या करना है कि हमें हमें टेम्परेचर डिक्रीज करना है, 37 डिग्री सेल्सियस को लाना है। या फिर उसका रिवर्स भी होता है। मतलब क्या, कैसे? बाहर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है, 5 डिग्री सेल्सियस है, और तो हमें क्या करना है, टेम्परेचर को बढ़ाना है। तो एक तो हम रिवर्स करेंगे, या तो फिर हम डिक्रीज करेंगे। तो ऐसे समय में, ऐसे वक्त में वो रिसेप्टर ब्रेन के पास जो इम्पल्सेस भेज रहा है, स्टिम्युलेशन भेज रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल ये दिया है, निगेटिव फीडबैक सिस्टम रिस्पॉन्सेस टू रिवर्स और डिक्रीज द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है? निगेटिव फीडबैक सिस्टम में क्या होता है? रिवर्स या डिक्रीज चेंजेस इन इंटरनल इन्वायरमेंट, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? निगेटिव फीडबैक सिस्टम का एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं हम? रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है समर सीजन में, तो इंक्रीज इन हाई रेट, क्या होता है कि हमारा हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है। तो उसे हमें क्या करना होता है? डिक्रीज करना होता है, ब्लड प्रेशर को हमें नीचे लाना होता है। तो ऐसे वक्त में ये निगेटिव फीडबैक सिस्टम अप्लाई होती है। तो ये ब्लड प्रेशर फिर नॉर्मल हो जाता है। मैम पिक्चर नहीं लगी हाँ हुई, ये कोशिका वाला
अच्छा, तो शेयर नहीं हो रहा है। नहीं, नहीं शेयर नहीं होता। हाँ। हम्म। हाँ, निगेटिव फीडबैक सिस्टम जो मैंने अभी बताया, तो ये निगेटिव फीडबैक सिस्टम रिस्पॉन्सेज टू रिवर्स और डिक्रीज द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट हमारे बॉडी में। हमें जब डिक्रीज करना होता है, जैसे कि ये ब्लड प्रेशर रेगुलेशन ऑफ, हाँ, ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर हाई, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, तो उसे हमें कम करना होता है। तो उस वक्त क्या होता है, निगेटिव फीडबैक रिस्पॉन्स होता है और ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है फिर। तो इसमें क्या हुआ, स्टिम्युलेशन, स्टिम्युलस इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट बढ़ गया था। तो उस हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है, तो ये बैक, हमें क्या करना है, उसे बैक लाना है, कम करना है। तो रिसेप्टर्स, हमने रिसेप्टर्स भी जाने हैं। तो ये रिसेप्टर्स जो है, ये हमारे बुक में दिए हुए हैं। हाइपोथैलेमस हमने पढ़ा ना, हाइपोथैलेमस में ये रिसेप्टर्स दिए हुए हैं, कीमो रिसेप्टर्स, बैरो रिसेप्टर्स। ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। बैरो रिसेप्टर्स एक्टिवेट्स एंड सेंड्स इनपुट टू कंट्रोल सेंटर इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस। तो ये हाइपोथैलेमस को इम्पल्सेस पहुंचाते हैं, बैरो रिसेप्टर एंड कंट्रोल, जो कंट्रोल सेंटर है वो वहां पे। फिर ये कंट्रोल सेंटर में, ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हो रहा था। तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब क्या है, तो यहाँ पे जो हमारा ब्लड यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है, हमारी ब्लड वैसे तो ब्लड प्रेशर के अंदर जो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, तो अगर ब्लड प्रेशर इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ब्लड है वो यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन जो ब्लड हमारे क्या है करना है उसको यहाँ पे कांस्टेंट लेवल पे हमारी क्या है, तो फिर यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, होम्योस्टेसिस क्या होता है, हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसको यहाँ पे कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन करने की प्रोसेस होती है। और उसको मेंटेन कैसे किया जाता है, फीडबैक सिस्टम के द्वारा। फीडबैक सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, पहला होता है हमारा पॉजिटिव, दूसरा होता है हमारा नेगेटिव। तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में, हो जाएगा। हाँ, और हमारे जो ब्लड तो प्रेशर ये ब्लड प्रेशर किस तरह से होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने, ये तो हमारी ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल पे क्या होता है कि प्रेशर आता है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो इसके ऊपर प्रेशर आना शुरू होता है। तो होम्योस्टेसिस किस तरह होता है कि इसका डायलेशन होता है। डायलेशन होता है मतलब क्या, कि ये ब्लड वेसल जो है, ये ब्लड वेसल ऐसे बढ़ जाती है, और इसका फ्लो जो है, डायलेशन होने की वजह से इसका ब्लड का फ्लो इजीली हो जाता है। और इस तरह से वो प्रेशर जो है वो कम हो जाता है और नॉर्मल प्रेशर हो जाता है। और उस ये इफेक्ट, ये कंट्रोल सेंटर ब्रेन कलेक्ट इनपुट एंड सेंड्स आउटपुट। उसने इफेक्टर को मैसेज दिया, ब्लड वेसल्स रिसीव्स आउटपुट एंड गेट्स डायलेटेड। वो मैसेज इफेक्टर को मिल गया, मतलब ब्लड वेसल्स को वो इम्पल्सेस मिल गए। फिर क्या हुआ, वो ब्लड वेसल डायलेट हो गए, वो गेट्स डायलेटेड एंड ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस। तो इस तरह से ये ब्लड प्रेशर बैक टू नॉर्मल एंड बॉडी रिटर्न टू होम्योस्टेसिस। इस तरह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है और होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। फिर ये हो गया निगेटिव फीडबैक का एग्जाम्पल हो गया।
अभी पॉजिटिव फीडबैक का एग्जाम्पल क्या है? अ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम रिस्पॉन्सेस टू इंक्रीज द चेंज इन द इंटरनल इन्वायरमेंट। अभी यहाँ पे इंक्रीजेस द चेंज, वहां पे क्या हो रहा था? डिक्रीजेस और रिवर्स, एक तो डिक्रीज होगा या फिर रिवर्स होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है? अ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम रिस्पॉन्सेस टू इंक्रीजेस द चेंज इन द इंटरनल इन्वायरमेंट। इसका एग्जाम्पल है नॉर्मल चाइल्ड बर्थ। जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, चाइल्ड बर्थ जो होता है वो नॉर्मल डिलीवरी के वक्त होता क्या है कि स्टिम्युलस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस वॉल फोर्सेस बेबीज बॉडी और हेड टू सर्विक्स। वो हेड जो है, वो बेबी का हेड जो है वो सर्विक्स की तरफ मुड़ जाता है। और तो उसके कारण क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है यूटेरस वॉल में। वो कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से वो फोर्स, पीछे से कॉन्ट्रैक्शन होता है। पीछे से कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से वो जो हेड जो है बेबी का, वो नीचे फोर्सफुली ढकेल दिया जाता है। स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स, और वो सर्विक्स का स्ट्रेचिंग होता है। हाँ, स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स। तो ये स्टिम्युलस किसको मिल गया? ये स्टिम्युलेशन मिल गया यूटेरस के, यूटेरस को। फिर वो स्ट्रेचिंग हो गया सर्विक्स का। फिर रिसेप्टर ने वो रिसीव किया, और सेंसिटिव stretch sensitive nerve cells sends input to control center in the form of nerve impulses। तो फिर वो रिसेप्टर ने रिसीव किया, वो नर्व सेल्स वहां पे कंट्रोल कर रहे हैं अभी। फिर वो सर्विक्स, हाँ। तो फिर ब्रेन में क्या होता है? कंट्रोल सेंटर में क्या होता है कि कंट्रोल सेंटर में ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है, रिलीज होता है। ब्रेन में ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट होने के कारण इफेक्टर ऑर्गन जो है, यूटेराइन मसल्स, वो यूटेराइन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मोर फोर्सफुली। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, फिर उसकी वजह से ये फोर्सफुली नीचे धकेला जाता है वो बेबी का हेड, और बेबीज हेड स्ट्रेच सर्विक्स मोर, और इस तरह से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो इंक्रीज्ड स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स कॉजेस रिलीज ऑफ मोर ऑक्सीटोसिन। जैसे जैसे वो स्ट्रेचिंग होता है सर्विस का, तो मोर ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगता है ब्रेन में से, which results in the more stretching of cervix, और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक का एग्जाम्पल। तो हमने इसमें क्या, होम्योस्टेसिस में क्या देखा? होम्योस्टेसिस में हमने इसके हाँ, उसका जो इन्वायरमेंट है, होम्योस्टेसिस का मीनिंग क्या अभी समझ में आ गया क्या फिर? आपको दिखाई दे रहा बाहर है और ना? भीतर से। आपको दिखाई दे रहा है ना? दिख रहा है मैम। हाँ। तो इस तरह से ये मेंटेन हो जाता है। और इसमें ये तीन ये बेसिक कंपोनेंट्स थ्री होते हैं: रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। तो इस तरह से ये होम्योस्टेसिस होता है। ग्लाइकोजन का भी, ग्लूकोज का जो है वो किस तरह से होता है? अभी तो हमारा टाइम कितना बाकी है? 2 ही मिनट बाकी है।
ग्लूकोज का देखा देखा क्या आपने वीडियो? अ, मैंने वीडियो डाला था। दोस्तों इस वीडियो में ग्लूकोज का होमियोस्टेसिस, हाँ। अब दिखाई दे रहा है आपको ये वीडियो इंसुलिन का? यस मैम। दिखाई दे रहा है? यस दिख रहा है मैम। हाँ हाँ। तो इसमें अभी इंसुलिन किस तरीके से हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। देखिए अगर इंसुलिन का सिंथेसिस हमारे बॉडी में प्रॉपर तरीके से इंसुलिन हमारे पैंक्रियाज में मिलकर बनाया जाता जो इंसुलिन है, इंसुलिन हमारे बॉडी में पैंक्रियाज में बीटा सेल्स जो होते हैं, वो बीटा सेल्स में बनता है इंसुलिन। अगर इंसुलिन अगर नहीं बना तो डायबिटीज, इंसुलिन कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि डायबिटीज हो जाता है। तो ये बनना जरूरी है इंसुलिन। ग्लूकोज से वो मीडिएटर कौन है? तो बनाने वाला कौन है? ग्लूकोज। है। ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो हाई हो जाता है। इस ग्लूकोज लेवल को हमारे पैंक्रियाज सेंस करता है। फिर उस लेवल को